हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट कहानी विद खान। आज की क्रिकेट कहानी में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की। टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है। न्यू कुछ फेसेस भी आए हैं टेस्ट में, बाकी वही कुछ पुराने फेसेस हैं। कोचिंग स्टाफ, हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। सरफराज अहमद को एज अ हेड कोच हायर किया गया है। उमर गुल बॉलिंग कोच और असद शफीक जो पहले से ही 4-5 ओहदों पे हैं, सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं, उनको एज अ बैटिंग कोच ऐड किया गया है। स्क्वाड के बारे में पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कोचिंग पैनल के, जहां पर आपने सुना होगा कि काफी उसके ऊपर बहस चल रही है। टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स उस पर बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग पैनल है वो सही सेलेक्ट नहीं किया गया। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ टीम में वो भी कप्तान बन जाता है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो आप कोचिंग या सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आकिब जावेद जैसे लोग सिलेक्शन कमेटी में होंगे, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी कहीं से भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस तरह हमारी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया में क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है, हम क्रिकेट डे बाय डे डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं अपनी गलत सिलेक्शन कमेटी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, गलत टीम सिलेक्शन की वजह से। टोटल पर्ची सिफारिश, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। खेले जाओ, मजे किए जाओ। पीएसएल भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं आया। चलें, ये बात की बात है, ये तो चलती रहेगी। बात करते हैं कोचिंग स्टाफ की। सबसे पहले आते हैं जनाब हमारे प्यारे कप्तान सरफराज अहमद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कप्तान इन पाकिस्तान। चाहे वो T20 हो, 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज हमने सरफराज की कप्तानी में जीती। चाहे वो वनडे हो, आपने देखा किस तरह हमने चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया या श्रीलंका या और भी टीमों को, इंग्लैंड को शिकस्त दी और हमने चैंपियंस की चैंपियन बने। वो फाइनल आज तक किसी को नहीं भूलता, वो टूर्नामेंट आज तक किसी को नहीं भूलता, क्योंकि एक ऐसी टीम थी हमारी कि जिससे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो चैंपियंस की चैंपियन बन जाएगी। मगर सरफराज अहमद की बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन सिलेक्शन, अच्छी परफॉर्मेंस, पूरी टीम को वो साथ लेके चले और किस तरह उसने हमें T20 प्लस चैंपियन ट्रॉफी वनडे में एक बेहतरीन और आउट क्लास कप्तानी करके दिखाई और हमें बताया कि वो क्यों डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग या हेड कोच या जो भी XYZ है। आपके कमेंट, आपकी राय इस चीज में बहुत जरूरी है। आया ये कोचिंग सही सिलेक्ट की गई है या आपकी भी राय बाकियों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ है? तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कोचिंग स्टाफ है या हमारे जो कोच सिलेक्ट किए गए हैं, उनके तमाम जो टेस्ट के बारे में। वनडे और T20 सरफराज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सरफराज के बाद बॉलिंग में उमर गुल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन स्विंगिंग बॉलर, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। शायद किसी ने याद हो 2009 का T20 वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप के अलावा जो मैचेस खेले गए, उमर गुल की इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, उनकी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने कितने ही T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। और उन्होंने लास्ट के जो उनका स्पेल होता था ना, वो तो देखने वाला होता था। उमर गुल के बारे में सब जानते हैं कि वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट होते थे और लास्ट के जो उनके 2-3 ओवर बचते थे, भले वहां पर उन 2-3 ओवर में 20 रन या 25 रन की भी रिक्वायर्ड होती थी ना, मुखालिफ टीम के लिए वो स्कोर बनाना अजाब बन जाता था, क्योंकि उमर गुल जैसा बॉलर वहां मौजूद होता था। आजकल तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर 50-50 रन नहीं कवर कर सकते 18 बॉलों पे, और उमर गुल जैसा बॉलर 12 बॉलों पे 15 रन, 20 रन 18 बॉलों पे भी कवर कर लेते थे और पाकिस्तान को बहुत से मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। असद शफीक की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे टेस्ट बैटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से टेस्ट अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं।
इतने आउट क्लास भी नहीं थे, बट अच्छे प्लेयर बहुत थे, कभी ड्रॉप हुए, कभी इन हुए, कभी ड्रॉप हुए। राइट नाउ वो बैटिंग कोच है। तो सबसे पहले बात होती है हमारे हेड कोच सरफराज अहमद की। जनाब, उनके बारे में ये कहा गया कि मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ भी मौजूद थे। उस प्रोग्राम में सिकंदर बख्त ये कहते हैं कि सरफराज अहमद एज अ हेड कोच बहुत गलत हायर किया गया है। वो ये कहते हैं कि एक हेड कोच और खिलाड़ियों के बीच में जो कैरियर का डिफरेंस है वो 10 साल का होना चाहिए। मींस के अगर हेड कोच आपका 2015 में रिटायर हुआ है, तो वो 2026 में, यानी प्लेयर 2015 में जो रिटायर हुआ है वो 2026 में उसकी कोचिंग बनती है। अगर वो रिसेंटली फॉर एग्जांपल जैसे सरफराज बाबर आजम के साथ भी खेले हैं, शाहीन के साथ खेले हैं, आगा सलमान के साथ खेले हैं, सब अब्दुल्ला शफीक के साथ खेले हैं, मतलब क्या कहते हैं, हारिस रऊफ के साथ खेले हैं, हसन अली जो कि हमारे चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन बॉलर थे उनके साथ खेले हैं, शादाब के साथ खेले हैं। तो बकौल उनके कि ये एक बहुत ही जूनियर कोच है, ये यारी दोस्ती वाली टीम है, ये बातों वाली टीम है, ये भाई भाई वाली टीम है, सरफराज भाई, बाबर भाई, एहसन हसन भाई, फलाना भाई, डिमाका भाई। तो वो ये कहते हैं कि कोच को इतना सीनियर होना चाहिए, तब बेहतर लगता है। कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी है, मगर कहीं ना कहीं रॉन्ग भी है। क्यों ना ये रिस्क लिया जाए। जैसे आप हमारे इंडिया को देख सकते हैं, वहां पर गौतम गंभीर इंडिया के कोच हैं, और आपने उनकी कोचिंग में इंडिया की परफॉर्मेंस जरूर देखी होगी। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, टेस्ट में बेहतरीन जा रहे हैं, उनके साथ कोहली खेले, उनके साथ रोहित शर्मा खेले, बुमराह खेले, आज वो उन सबको एज अ कोच लीड कर रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर सरफराज जो है ना वो इनके साथ बाबर के साथ खेले हैं या शाहीन के साथ खेले हैं तो वो उनको अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते। हो सकता है कि सरफराज ये जो भाई भाई वाली टीम है ज्यादा अच्छी कर लें। इसकी मिसाल आपने देखी है, जो हम कहते थे बाबर आजम की यारी दोस्ती वाली टीम आज की टीम से 1000 गुना बेहतर थी। आपने परफॉर्मेंस देखी, आपने फाइनल खेले, आपने T20 फाइनल खेले, आप T20 में नंबर 1 रैंकिंग पे थे बाबर आजम की इस यारी दोस्ती की टीम में। तो हो सकता है कि सरफराज भी गंभीर की तरह हमारे लिए बहुत अच्छा हो, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो सरफराज की जो टेस्ट कैरियर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सरफराज ने पाकिस्तान के लिए टोटल 54 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 95 इनिंग्स थी और 3031 रन टोटल उनका स्कोर था। अगर बात एवरेज की जाए तो 36 प्लस ऑलमोस्ट 37 उनकी एवरेज थी। स्कोर 118 उनका हाईएस्ट स्कोर था। टेस्ट में सरफराज की 4 सेंचुरियां हैं और 21 हाफ सेंचुरियां मौजूद हैं। एज अ कैप्टन बात करें तो कप्तान के तौर पे सरफराज टेस्ट में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। टोटल 13 मैचेस उनको मिले हैं एज अ कप्तान फॉर पाकिस्तान। उनमें से 4 मैचेस विन हुए हैं और 8 मैच उन्होंने लूज किए हैं। एवरेज ऑलमोस्ट 25 की बन रही है। तो टेस्ट में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट वनडे और T20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वो लाजमी बात है, जब टेस्ट की टीम है तो हम टेस्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई हमारी सरफराज की सारी परफॉर्मेंस टेस्ट के लिहाज से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर उमर गुल। उनकी सिलेक्शन कैसी है? आई थिंक उमर गुल एक अच्छी सिलेक्शन है। उमर गुल बॉल को इन करना, आउट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी थे। आपने उमर गुल की बहुत सी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से उसके बाद से ही उमर गुल, आमिर, आसिफ के बाद से हमें कोई अच्छा बॉलर मिला भी नहीं। शाहीन एक टाइम तक अच्छा बॉलर था, मगर अब शाहीन शाहीन नहीं रहा। एमन के शाहीन की सिलेक्शन पे भी सवाल बनते हैं कि शाहीन भी कहीं से डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान टीम में। मगर बात वही है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उमर गुल की टेस्ट में जो है ना परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 47 मैचेस खेले हैं उमर गुल ने, जिसमें 90 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है। ऑलमोस्ट 10,000 के करीब उन्होंने बॉल फेंके हैं। उमर गुल की 163 टोटल जो है ना वो टेस्ट में विकेट्स हैं। एवरेज की बात की जाए तो 34 प्लस है। इकोनॉमी 3.47 ऑलमोस्ट इस तरह है। उमर गुल जो है ना वो सिंगल इनिंग्स में स्पेशल जो उनका स्पेशल स्पेल था, जो बेस्ट उनका फिगर था वो था 6 फॉर 135 था। और जब डबल इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 9 फॉर 164 उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर में आता है। बात की जाए उमर गुल की तो 12 टाइम वो 4 प्लस विकेट ले चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 प्लस विकेट वो पाकिस्तान के लिए ले चुके हैं। तो ये हमारे उमर गुल जो हमारे बॉलिंग कोच है उनका टेस्ट फिगर है। अब आते हैं असद शफीक की तरफ। आई थिंक ऑलरेडी असद शफीक के पास काफी जो है ना पाकिस्तान टीम के जो है ना सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, 2-3 और जगह भी वो मेंबर है।
मुझे नहीं लगता कि असद शफीक कहीं से भी डिजर्व करते थे एज अ बेस्ट बैटिंग कोच फॉर पाकिस्तान। उससे लाख गुना अच्छे ऑप्शन थे, बट यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ हमेशा उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो जी हजूरी करे और हुक्म पे सर झुका दे। वरना अगर बैटिंग कोच की बात की जाए तो आपकी राय भी मैं जरूर लूंगा। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन में यूनस खान को कैसे भूल सकते हैं हम यार, क्या ही बैट्समैन थे। तो यूनस खान डिजर्व करते थे बैटिंग कोच, मगर यूनस खान के साथ हर बंदा नहीं चलता, ना चल सकता है, उसके असूल ही अलग हैं, उसका सिस्टम अलग है। अगर यूनस खान को आप टेस्ट बैटिंग कोच नहीं देना चाहते थे तो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन मोहम्मद यूसुफ था। क्या से कैसे कैसे कैसी इनिंग्स है मोहम्मद यूसुफ की, शायद याद हो, कैलेंडर ईयर में वर्ल्ड में विवर रिचर्स का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा कैलेंडर ईयर का स्कोर है। इनिंग्स देखें, क्रिकेट देखें, बैटिंग देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, सेंचुरियां देखें। यूनस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, ये चार ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं पाकिस्तान के टेस्ट के कि इनमें से किसी एक को अगर सेलेक्ट किया जाता है एज अ बैटिंग कोच तो शायद टीम के लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि ये चार वो प्लेयर हैं जो पता नहीं कितने कितने टेस्ट ड्रॉ करवाए, कितने कितने टेस्ट विन करवाए, कितनी ही सेंचुरियां हैं, कितने ही पार्टनरशिप है कि इन लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बट वही, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें असद शफीक से ही गुजारा चलाना पड़ेगा। बात करते हैं असद शफीक की। टेस्ट फिगर क्या है, क्या स्कोर किया है। तो असद शफीक ने पाकिस्तान के लिए टोटल 77 टेस्ट खेले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है तादाद में। टोटल जो उनकी इनिंग्स है 128 है, और उनका जो स्कोर है वो है 4660, यानी 4660 टोटल उनका ये 77 मैचेस में 128 इनिंग्स में स्कोर था। नेक्स्ट उनकी हाईएस्ट है 137। अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो 38 प्लस है, नॉट अ बैड एवरेज, मगर फिर भी नॉर्मल एवरेज है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। टोटल 27 उनकी 50s हैं और 12 सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या डिजर्व करते हैं असद शफीक पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कोचिंग, बैटिंग कोचिंग, या सरफराज डिजर्व करते हैं एज अ हेड कोच, या उमर गुल फिगर जो है ना वो डिजर्व करते हैं एज अ बॉलिंग कोच? मेरे ख्याल से सरफराज को एक अच्छा चांस दिया गया, अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है वो भी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकें। उमर गुल अगर वो अपने तजुर्बे से, हो सकता है शाहीन या हसन अली जैसे, खुरम शहजाद जैसे बॉलरों को अच्छा तरीके से गाइड कर सके, उन्हें इन आउट करना सिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। वैसे भी मैचेस जो है ना वो बांग्लादेश के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो है नहीं कि हम इसको इतना डिस्कस करें। बहरहाल हमारी टीम की जो इस टाइम हालात हैं वो ऐसे हैं कि हम बांग्लादेश या जिम्बाब्वे जैसे टीमों से भी जीतने के लिए अब 10,000 बार सोचते हैं क्या हम मैच जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो ये था हमारा जो है ना टीम का टोटल जो कोचिंग स्टाफ है। आप डिस्कस करते हैं जो टीम सिलेक्शन है हमारी। शान मसूद एज यूजुअल कप्तान है। क्यों कप्तान है, क्या परफॉर्मेंस है आपके सामने है, कितनी सीरीज खेली हैं, कितने मैचेस खेले हैं, क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह की बैटिंग थी, मगर कप्तान है तो कप्तान है। मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है शायद मसूद के अलावा आप बाबर आजम के साथ जा सकते थे, बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्यों ऐसा नहीं होता, मगर हमें शान मसूद के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शान मसूद आपके कप्तान है। उसके बाद आपके पास अब्दुल्ला फजल का नाम आया है, एक न्यू नाम आया है, अम्माद बट। भाई पाकिस्तान है ये, अम्माद बट 12 साल के इंतजार के बाद टेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, 12 साल, वो भी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस है तो इसलिए अम्माद बट आए हैं। यार हमारे मुल्क में एक प्लेयर को सेलेक्ट होने के लिए 12 साल लग गए, आधा कैरियर तो उसका सिलेक्शन भी खत्म हो गया, बाकी पीछे बचा ही कितना। अल्लाह पाक अम्माद बट के लिए आसानी करे। उसके बाद आपके पास है आजान अवेस। आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन आया है, बाबर आजम, मेरा फेवरेट, आई लव यू बाबर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप अच्छे अच्छे स्कोर करें। हसन अली हमारे टेस्ट बॉलिंग स्क्वाड में शामिल है। इमामुल हक गुड प्लेयर। उसके बाद आते हैं मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। बहुत अच्छे बॉलर है, मुझे अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब उनको पिच मिलती है तो मोहम्मद अब्बास की इन आउट स्विंग देखने का बड़ा ही मजा आता है। अच्छा, खुरम शहजाद आए हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन में आपके पास गाजी गौरी, उनसे 1000 गुना अच्छे ऑप्शन थे। इस सिलेक्शन पे बहुत सारे जो है ना लोग जो है ना जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि गाजी गौरी को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था। कुछ कहते हैं कि उनकी लास्ट 8 जो डोमेस्टिक इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, उसके जो वजह से उन्हें सिलेक्ट किया गया है। अब अल्लाह जाने बेहतर सिलेक्शन है या नहीं है, ये तो
टेस्ट में अगर उन्हें चांस मिला तो ही पता चलेगा। उसके बाद गाजी नोमान अली है, हमारे प्यारे स्पिनर बॉलर साजिद खान कटप्पा, सलमान अली आगा माय फेवरेट टेस्ट बैटर, टी20 मत खेलिएगा। उसके बाद है सऊद शकील, अगेन टी20 मत खेलिएगा, टेस्ट बेस्ट है आपके लिए। और लास्ट में द वन एंड ओनली बहनोई के वो क्या कहते हैं, शाहिद खान अफरीदी के दामाद शाहिद शाह अफरीदी, कुछ भी हो आप उनको टीम से नहीं निकाल सकते, जितनी कोशिश कर लें, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, मैंने नहीं देखी शाहिद अफरीदी की वो जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंसेस दी थी 2021-22, उसके बाद हमें वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं मिला। दुआ करते हैं कि उमर गुल की कोचिंग में हमें वो शाहीन शाह अफरीदी मिल जाए, हमें हसन अली मिले, हमें खुरम शहजाद मिले। दुआ करते हैं कि असद शफी कहीं ना कहीं बाबर की टेक्निक जो थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी, या जो भी बैट्समैन हैं, शान मसूद है, उनके लिए बेहतरी हो, और सरफराज एक अच्छे कोच साबित हों हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े। क्योंकि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन दिल बहुत दुखता है कि जो टीम दुनिया में बड़े बड़ी टीमों से मुकाबले करती थी, बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेलती थी, उस टीम को जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से टीम मैचेस जीतने के लिए भी अब चारों खाने चित कर जाने पड़ते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम को। कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आगे कमेंट करके लाइक करके वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अभी मेरा सेटअप इतना अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक अच्छा सेटअप भी बनाऊंगा। अभी मैंने बिल्कुल कम से शुरू किया है, आगे और बेहतरी के साथ आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। क्रिकेट कहानी में जल्द हाजिर होते हैं स्पेशल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।